फौजिया हॉस्पिटल के कमरे में बाप के पास बैठी उसे सेब काट कर दे रही थी। इमाम बख्श ने अपने बेटे के बारे में पूछा। रहीम नहीं आया? मसरूफ होगा, माँ ने बेपरवाही से जवाब दिया। ऐसी भी क्या मसरूफियत, बीमार बाप के लिए टाइम नहीं उसके पास? इमाम बख्श ने गुस्से से कहा। वो थोड़ा परेशान था, तेरे बिलों के पैसों का इंतजाम करने में लगा था। माँ ने बेटे की तरफदारी करते हुए कहा। अम्मा, पैसे तो बाजी ने जमा करवा दिए हैं। माँ की बात सुनते ही मुन्नी फौरन फौजिया की हिमायत में बोली। हाँ, लेकिन वो भी कोशिशों में लगा था, माँ ने कहा। लेकिन इतने पैसे फौजिया के पास कहाँ से आए? इमाम बख्श ने तशवीश से पूछा। शहर में कमाती है, माँ ने रसान से जवाब दिया। इतने अच्छे अस्पताल का बिल भी बहुत होगा, ऐसा क्या कमाती है? बाप ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। इतने में फौजिया अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में फलों का लिफाफा था जो उसने लाकर टेबल पर रख दिया और इमाम बख्श के पास जाकर पूछा, अब्बा, अब तू ठीक है ना? बाप ने उसे अजीब सी नजरों से देखा। वो खामोशी से माँ के हाथ से छुरी लेकर खुद सेब काटने लगी और बाप की तरफ बढ़ाया, जो उसने अजीब सी नजरों से फौजिया को देखते हुए पकड़ लिया। अब्बा, आज मैंने शहर में तेरे लिए एक मकान देखने जाना है। फौजिया ने सेब काटते हुए गोया धमाका किया। क्यों? इमाम बख्श ने हैरानी से पूछा। तुम सबको कुछ दिनों के लिए यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। डॉक्टर्स के ख्याल में तुम्हारा हर हफ्ते एक चेकअप जरूरी है। गांव से हर हफ्ते आना बहुत मुश्किल होगा। फौजिया ने बाप को समझाते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? इतना सब कर लिया काफी है। लोग क्या कहेंगे कि बेटी की कमाई खा रहा है? बिल्कुल नहीं। इमाम बख्श के लहजे में नाराजी थी। अब्बा, जिद ना कर, तेरी टांग सही होने में टाइम लगेगा। यहाँ रहकर डॉक्टर जल्द ठीक कर सकती हैं, फौजिया ने कहा। इतने में फोन की घंटी बजने लगी। उसने नंबर देखा तो शहरियार का नंबर था। उसने गुस्से से फोन काट दिया। अम्मा, तू समझा अब्बा को, बेशक ठीक हो जाए तो वापस चला जाए, मैं नहीं रोकूंगी। मान जा फौजिया के अब्बा, इतने प्यार से कह रही है, माँ ने कहा। इतने में फिर फोन बजने लगा। उसने फोन की तरफ देखा जहां शहरियार का नाम चमक रहा था। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकली और कॉरिडोर में आकर शहरियार को फोन किया। आपको कोई और काम नहीं? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? नौकर हूं आपकी, आपके हर फोन पर बात कर लूंगी। मेरे अपने भी तो मसाइल हैं, हर वक्त तो आपके फोन के जवाब नहीं दे सकती। बंदे को खुद भी शर्म होनी चाहिए। कमल गुस्से से बोल रही थी। शहरियार शर्मिंदा सा हो गया और थोड़ा रुक रुक कर बोला, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा। दरअसल वीकेंड पर आपका मैसेज मिला था कि शाम को उसी कॉफ़ी शॉप में पहुंच जाएं। मैंने उस शाम वहाँ काफ़ी इंतज़ार किया आपका। फिर घर आकर फैन पेज भी देखा, वहाँ भी कोई अपडेट ना थी तो मैं परेशान हो गया। कमल को एकदम शर्मिंदगी ने आ घेरा, क्योंकि उसकी गलती थी। इसी सोच में उसने फ़ोन काट दिया। उसे कतई यकीन नहीं आ रहा था, क्या कोई किसी से इस अंदाज में और इतनी मोहब्बत से भी बात कर सकता है, इतनी फिक्र भी कर सकता है? उसने खुद से पूछा और फिर खुद ही जवाब दिया, नहीं, सारे मर्द पहले ऐसे ही दाना फेंकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुलते जाते हैं। ये सोचते हुए उसने अपने ख्याल पर लानत भेजी और कमरे की तरफ बढ़ गई। फौजिया उसी रोज मुन्ने के साथ एक और घर देखने पहुंची जो उन्होंने किराए पर लेना था। उसने बड़े से सनग्लासेस लगाए हुए थे और स्याह चादर से खुद को ढांपा हुआ था। मुन्ने को ये दरमियाने दर्जे का मकान बहुत पसंद आया। मकान में तो काफी काम होने वाला है, कमल ने मालिक मकान से कहा। जी हाँ, ये मकान काफी दिनों से बंद पड़ा है, इसलिए मुरम्मत की जरूरत है। मैं जल्दी करवा दूंगा, मालिक मकान बेपरवाही से बोला। इतने में फौजिया के आधे चेहरे पर मौजूद चादर भी उतर गई तो मालिक मकान ने उसे बड़े गौर से देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मुझे लग रहा है मैंने आपको पहले कहीं देखा है, आप टीवी पर तो नहीं आती? मालिक मकान ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। फौजिया ने जल्दी जल्दी अपना मुंह दोबारा चादर में लपेट लिया और बोली, जी नहीं, माफ करना, मैंने ऐसे ही कह दिया। आप तो माशाल्लाह बहुत हया वाली लग रही हैं, टीवी पर आने वाली औरतों की तरह नहीं, मालिक मकान ने शर्मिंदा होते हुए कहा। पास खड़ा मुन्ना गौर से उनकी बातें सुन रहा था। मेरी बाजी की शक्ल किससे मिलती हुई लग रही है? फौजिया ने उसे डांटा। मुन्ना, खामोश रहो। भाई, मेरी बाजी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, वो टीवी पर नहीं आती, मुन्ने ने कहा। हाँ हाँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, आपकी बाजी तो माशाल्लाह बहुत हया वाली हैं।
चलें, अगर पसंद है तो फिर पकड़ें ये चाबी, जब चाहें शिफ्ट हो जाएं। मालिक मकान ने चाबी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। फौजिया की माँ और मुन्नी गांव में घर से अपना सामान उठाने पहुंचे तो इतने में फौजिया का भाई और भाभी भी आ गए। अम्मा कैसा है अब्बा? रहीम ने माँ से पूछा। ठीक है तेरा बाप, मगर तुझे क्या? माँ ने रूखे अंदाज में जवाब दिया। अम्मा मैं खुद बहुत परेशान रहा, पैसों के इंतजाम में ही लगा रहा, मगर मुझसे कोई इंतजाम हो ही नहीं सका। रहीम ने माँ के पास बैठते हुए खुशामद की। तुझे मुन्नी ने बता दिया था कि पैसों का इंतजाम हो गया है, फिर भी तू बाप से मिलने नहीं आया। कैसा बेटा है तू? माँ ने उसे शर्म दिलाई। बेटी आ गई थी तो तुझे बेटे की क्या जरूरत थी? रहीम नरूठे अंदाज में बोला। अच्छा तो ये दर्द है तेरे पेट में, लेकिन देख इस वक्त भी बेटी काम आई। बाप अस्पताल में और तू पलट कर भी ना पूछे। माँ ने उसकी बात समझते हुए तंजिया अंदाज में कहा। अब अस्मा ने आगे बढ़कर शोहर की साइड ली। अम्मा ये बहुत परेशान था, तू उसका भी तो सोच। बहू की बात सुनकर माँ भड़क कर बोली। तू तो चुप रह, उसको भड़काने वाली भी तू है। ले, मैंने ऐसा क्या कहा? तू भी हर इल्जाम मेरे सर डाल दिया कर। अस्मा ने भी गुस्से से सास को जवाब दिया। वैसे अम्मा तू एक बात बता, अब बेटी की कमाई खाने से तेरे और अब्बा की इज्जत नहीं घट रही? रहीम ने माँ को शर्मिंदा करते हुए पूछा। जब बेटे ख्याल ना करें तो बेटियां ही साथ देती हैं। ऐसी बेटियां बेटों से बेहतर होती हैं। हमें वो अपने शहर ले जा रही है ताकि उसका बाप का बेहतर इलाज हो सके। माँ ने बेटे को गुस्से से देखते हुए जवाब दिया। तुम सब शहर चले जाओगे? रहीम ने घर पर नजर डालते हुए पूछा। हाँ, मगर हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए। तेरे बाप का इलाज हो ले फिर वापिस ही आना है, माँ ने जवाब दिया। तो इस घर का क्या होगा? रहीम ने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए पूछा। यहाँ नाजिया अपने मियाँ के साथ रहेगी, माँ ने हतमी अंदाज में जवाब दिया। लेकिन, रहीम ने हैरानी से कहा, मगर माँ ने उसकी बात काटी और कतईयत से बोली। लेकिन कुछ नहीं, ये तेरे बाप का फैसला है। रहीम और अस्मा ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारे किए और मुंह बनाने लगे। कितने ही दिनों के बाद कमल रेहान के पास बैठी और अपने घर वालों की बातें कर रही थी। जो कुछ कमाया था सब लुटा कर आ गई, बल्कि उल्टा कर्ज ले लिया। रेहान ने तासुफ से सर हिलाया। माँ बाप ऐसी हालत में हो तो कौन छोड़ सकता है? तू बता, तू छोड़ देगा अपने माँ बाप को ऐसी हालत में? कमल ने जवाब देते हुए उससे सवाल किया। नहीं, कभी नहीं, रेहान ने कुछ सोचकर जवाब दिया। फिर मुझे क्यों कह रहा है? अभी मुझे बहुत काम करने हैं। उनके लिए घर बनाना है, अब्बा की टांग लगवानी है, मुन्नी की शादी, भाई को बिजनेस करवाना है। कमल ने उसी अंदाज में जवाब दिया। रेहान ने उसे हाथ के इशारे से रोका और सवाल किया। बस बस, इन सब में तुझे अपने लिए क्या करना है? कमल तू खुद कहाँ है इस सारी प्लानिंग में? रेहान का सवाल सुनकर कमल बहुत दुख से हंसी, जैसे अपना मजाक उड़ा रही हो। मैं तो कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। शायद किसी को मेरी जरूरत नहीं, मैं ही सबकी जरूरत हूँ, क्योंकि तुमने खुद को सबकी जरूरत बना लिया है। सब अपना काम निकाल कर तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। रेहान ने नाराजी से कहा। मेरी किस्मत रेहान, उन्हें कुछ मत कहो, मेरी किस्मत ही ऐसी है, कमल ने दुखी लहजे में जवाब दिया। तुम अपने बारे में भी सोचो, किसी ने भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचना, रेहान ने कहा। क्या सोचूं? कमल ने पूछा। कि तुमने कुछ पैसे अपने लिए भी जोड़ने हैं। रेहान ने उसे समझाया तो वो बेपरवाही से बोली, देखा जाएगा, अभी तो सिर्फ यही फिक्र है कि अम्मा अब्बा को यहाँ से शिफ्ट करवा दूं, थोड़ा और पैसा कमा लूं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता कमल बलोच, रेहान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा।